नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे निवेश से संवरता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से मध्य प्रदेश भारत के औद्योगिक नक्शे पर तेजी के साथ उभर रहा है। प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य निवेश के अनुकूल होने से अब बड़े कॉरपोरेट समूह मध्य प्रदेश को एक प्रमुख इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कारोबारी सुगमता के लिए 30 नीतियों में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अहमदाबाद रोड शो और निवेश संवाद से मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिलने से इस बात को बल मिला है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी का जो औद्योगिक परिदृश्य निवेश के अनुकूल और परिणामदायी है। आज इसी विषय पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो पूरे मामले को आपको तफसील से समझाएगी। देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को निवेश के नक्शे पर स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित रोड शो इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के दौरान सीएम डॉक्टर यादव के प्रयासों से निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों से प्रदेश में 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। निवेश संवाद में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा समेत गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहमदाबाद में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच निवेश की नई संभावनाओं के साथ नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में खुले मन से निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। औद्योगिक भूमि रियायती दरों पर लीज पर उपलब्ध है, पर्याप्त जल संसाधन और सरप्लस बिजली मौजूद है तथा प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 एकड़ क्षेत्र में 48 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, मजबूत रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट और 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो सहित बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश को जुड़वा भाइयों की तरह बताते हुए कहा कि गुजरात के पास तकनीक, व्यापार और औद्योगिक अनुभव है, जबकि मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त जल, लैंड बैंक और देश के मध्य में स्थित होने का लॉजिस्टिक्स लाभ है। मध्य प्रदेश गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। नर्मदा जी के कारण से गुजरात के अंदर पानी की समस्या, पीने का पानी, खेतों में पानी और उद्योग के लिए जल, सभी प्रकार की अनुकूलता बनाने में बड़ा योगदान रहा। और इसमें भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, उस काल में उस परिस्थिति में बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे उनके बारे में माना जाता है, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। ऐसे में 2 नर्मदा के पुत्र, मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश के लिए पेट्रोकेमिकल, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में विशेष अवसर बताए। बीना में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, धार में पीएम मित्र पार्क और पीथमपुर के ऑटोमोबाइल आधार को निवेश की प्रमुख संभावनाओं के रूप में सामने रखा गया। निवेश प्रस्तावों में गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट ने 3,000 करोड़, एजियोस पॉलीफिल्म्स ने 2,500 करोड़, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने 1,200 करोड़ और एरिस लाइफ साइंसेज ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की रुचि दिखाई है। इसके अलावा टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग तथा एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र से भी प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के साथ 15 से अधिक 1-to-1 बैठकें भी की। इनमें अरविंद लिमिटेड के प्रस्तावित 1,200 करोड़ रुपए के निवेश, टोरेंट पावर लिमिटेड की अनूपपुर में प्रस्तावित 1,600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना सहित विभिन्न औद्योगिक विस्तार योजनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख करोड़
करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने आगामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2027 भोपाल में गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित करते हुए कहा कि गुजरात का अनुभव और मध्य प्रदेश के अवसर मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। मैं आज अपने सभी युवा मित्रों के माध्यम से आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सभी अनुकूलता है, हर सेक्टर में अनुकूलता है। हमारे लिए पर्यटन का सेक्टर भी उतना ही महत्व का है जितना हमारे धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है। उसी प्रकार से आईटी का सेक्टर भी उतना महत्व का है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास के तरीके हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाना, इसका क्रियान्वयन करना, ये सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश की। लेकिन जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश का, क्योंकि हम देश के सेंटर में आते हैं, तो ये लॉजिस्टिक्स का फायदा है, और इसी के साथ पानी, बिजली, तमाम जो सुविधाएं या फिर जो एडवांटेजेस इंडस्ट्रीज को या फिर निवेशकों को चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए, वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश में हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में निवेश का जो आकर्षण है वो ज्यादा बढ़ गया है। निवेशकों का 8,635 करोड़ रुपए। आइए इस निवेश को हम समझने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कई दफा इसको भी समझना जरूरी हो जाता है कि निवेश तो आ रहा है, लेकिन जमीन पर ये कितना उतरेगा, कितना जो फायदा रोजगार को लेकर कहा जा रहा है वो कितना होगा। गणेश कावड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री। आप गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। रमेश सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। रमेश सर, पहले आप ही के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, कई सारे ऐसे निवेशों की बात की जाती है, MOU की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर ये कितने उतरते हैं, और इस बार आप क्या अंतर देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ गुजरात से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और फिर जब गुजरात मॉडल को देखते हैं और गुजरात मॉडल का मध्य प्रदेश से कनेक्शन, तो एक अलग ही ऊर्जा समझ आती है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक तो लॉजिस्टिक्स के मामले में सेंटर में है, और कई सारी सुविधाएं हम इन्वेस्टर्स को देने जा रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें टेक्सटाइल्स की, इसके अलावा हम बात करें जो इंडस्ट्रीज आएंगी उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, बहुत सारी चीजें। लेकिन कितना अंतर आप देख रहे हैं? जी रमेश सर। देखिए, स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। रमेश सर जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में लगभग हर सरकार ने इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है और MOU साइन भी हुए हैं जी। लेकिन इस सरकार में और पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। मध्य प्रदेश चूंकि देश के केंद्र में है, और देश के केंद्र में होने के कारण देश के हर प्रांत में यहाँ से सीधा यात्रा का कनेक्शन जुड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क का थोड़ा सा अभाव रहा है, कनेक्टिविटी का अभाव रहा है, कई बार पानी भी अभाव रहा है। तो वो कुछ स्थानीय कठिनाइयों की वजह से पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं निवेश के, वो जमीन पर उतनी गति से नहीं उतरे। इस सरकार ने पिछले वर्ष जो है एक तो इन्वेस्टर्स का, उद्योग का वर्ष बनाया, फिर इसके अलावा कनेक्टिविटी बढ़ाई। अब हवाई जहाज से आप जो है विदेश यात्रा भी इंदौर से कर सकते हैं। हर प्रमुख नगर में कनेक्टिविटी बढ़ाई, सड़क बनाई। इसके अलावा एक और सुविधा दी है कि एक ही टेबल पर, एक ही विंडो पर अगर कोई इन्वेस्टर्स आता है तो एक ही विंडो पर उसके सारे काम हों। ये चूंकि उन्होंने सुविधा दी है, और इसके साथ साथ एक उन्होंने बंधन भी लगाया है कि जो इन्वेस्टर्स की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसको आपको साल भर के भीतर आपको उतारना है। ये एक उसमें कंडीशन भी सरकार ने जोड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने जो कुछ सुविधाएं बढ़ाई हैं उसके कारण, और कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार से प्रभाव बढ़ना है कि अगर साल भर तक हमने नहीं किया तो वो जमीन कैंसिल हो जाएगी। इसके कारण वो जो जमीन पर उतरने की परसेंटेज है वो अच्छी बढ़ी है। मैं समझता हूँ कम से कम 30-35%
जो इन्वेस्टमेंट है वो अब जमीन पर आकार लेने लगा है। कुछ चीजों में अगर टेक्निकल कठिनाई आ रही है तो समय के साथ वो भी सुधरेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ कावड़िया जी भी जुड़े हुए हैं। गणेश जी, अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है जो एमओयूज हैं उनका भी, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग जो सेक्टर्स जिसमें बात की जा रही है कि पेट्रोकेमिकल्स और तमाम और भी अलग अलग सेक्टर्स से जो निवेश की बात कही जा रही है, फार्मा, ऑटोमोबाइल, डिफेंस सेक्टर, ये सारी चीजों के स्किल पावर यहां हमें तैयार करने पड़ेंगे, तब हम जो रोजगार का दावा कर रहे हैं वो धरातल पर आ सकेगा। इतने बड़े निवेश को आप कैसे देख रहे हैं और इससे पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं? जी सर। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में हमको आमंत्रित किया। जी सर। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तकलीफ है कि बहुत अच्छी ग्रोथ के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, पूरा सेंटर ऑफ द कंट्री है, लॉजिस्टिक कंफर्टेबल है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, बिजली बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जिस गति से औद्योगिक विकास होना चाहिए था वो औद्योगिक विकास नहीं हो रहा, और ये सरकार की चिंता का मुख्य कारण है। और इसीलिए सरकार गुजरात और कई जगह जाकर अब मोटिवेट कर रही है इंडस्ट्रीज को कि भाई मध्य प्रदेश में आइए, प्लग एंड प्ले की हम सुविधा दे रहे हैं, हमारे पास जमीन है, लेकिन फिर भी जो चीज आनी चाहिए, जिससे औद्योगिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी कारण है और चिंता का कारण। और उसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का जो बीड़ा है मालवा निवाड़ या भोपाल के पास केंद्रित है। जब तक पूरे मध्य उसमें कवर नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आएगी। दूसरी बात है कि जो नए एमओयू साइन हो रहे हैं वो मोस्टली ऐसे आ रहे हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, यानी आज अगर लागू करें तो 3 या 4 साल बाद रिजल्ट आएगा, तो वो हकीकत पे धरातल पे दिखता नहीं है। कई सारे उद्योगपति केवल इस एमओयू के माध्यम से जमीन और वो सब सुविधा लेके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रुक जाते हैं। जिस गति से कैपिटल आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। और थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें तो मध्य प्रदेश में गति से एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रहा है, उस गति से एग्रो इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। प्रोड्यूस कम कर रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग पूरी गुजरात में हो रही है। तो जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति नहीं आ पा रही। ये एक बहुत बड़ा लेकुना है। यानी सरकार को इंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। हमारी खुद की इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ रही है। देखिए कि इंदौर पहले कॉटन टेक्सटाइल का हब था, खत्म हो गया। गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल था, उसने अपने इंटरप्रेन्योरशिप से पूरा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमारे वहां वो मिसिंग रहा और सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार को थोपना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के इंटरप्रेन्योरशिप बाहर आए और इंटरप्रेन्योरशिप करके जो हमारी औद्योगिक क्षमता है, यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे यहाँ तेजी से ग्रो कर रहा है। और एग्रीकल्चर के दोनों लिंकेजेज है, बैकवर्ड लिंकेज है और फॉरवर्ड लिंकेज है। बैकवर्ड लिंकेज मतलब हमारे पास सीड इंडस्ट्री आनी चाहिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आनी चाहिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री आनी चाहिए, और फॉरवर्ड में फूड प्रोसेसिंग आनी चाहिए। आप देखिए सोयाबीन उत्पादन में हम नंबर 1 पे, लेकिन ऑयल का क्रशिंग यानी ब्रांड कहाँ से बन के आएगी? गुजरात का तेल हमारे यहाँ के है, बिकेगा। गेहूं हमारा टॉप है पूरे भारत में, शरबती गेहूं के नाम से बिकता है, लेकिन ब्रांडिंग कहीं और हो रही, आटा को और बना रहा है। ये जो सबसे बड़ा लिंक है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप लिंक नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को बाहर जाने के बजाय हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने, उनकी समस्याएं क्या है, उनको क्या सुविधा दी जाए, उसकी तरफ अगर हम फोकस करें तो शायद एक औद्योगिक क्रांति आ जाए। इतना कंफर्टेबल स्टेट है, कोई इंडस्ट्रियल अनरेस्ट नहीं, विद्यार्थियों का बहुत स्मूथ है, किसी तरह का एजुकेशन नहीं, बिजली पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, जमीन पर्याप्त है, और सरकार की मंशा भी पर्याप्त है। जब तक सरकार खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करे, कैपेक्स एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाए, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना बहुत कठिन काम है। तो सरकार को खुद आकर हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उससे मोटिवेट होंगे और प्राइवेट सेक्टर बाहर आएगा और औद्योगिक क्रांति आएगी।
बिल्कुल, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं एजुकेशन से लेकर तमाम सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट, वो भी अभी हमें रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि अभी ये हमें जो इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, एमओयू दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि 2-3 साल हमें दिखते हैं होते होते इन चीजों को, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कैपिटल लगा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रोसेस स्लो होती है, जो फिर बाद में जो आरोप लगते हैं कि एमओयू साइन हो गया, लेकिन धरातल पर कितना उसका असर पड़ा, कितने रोजगार, फिर ये आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। खैर रमेश सर, आप सर की बातों से कितना सहमत है, गणेश सर की? और दूसरा जो हम जिक्र कर रहे थे सिंगल विंडो सिस्टम का, उसके साथ साथ सर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब क्लियरेंस उसके बावजूद भी नहीं मिल पाता, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, ग्राउंड लेवल अप्रूवल्स नहीं मिल पाते हैं। जी, दोनों बातों को जोड़ लीजिएगा सर। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है। व्यवहारिक कठिनाई जो गणेश जी ने बताई है, मैं समझता हूँ वो लगभग ठीक है। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी बात, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं रहती। इस सरकार को अगर आप देखेंगे तो नीति की दृष्टि से, निर्णय की दृष्टि से, नियत की दृष्टि से ये बहुत ठीक रास्ते पर चल रही। कई बार उद्योगपति काम करता है, जमीन का लाभ लेने के लिए एमओयू तो कर देगा, लेकिन फिर वो बहाने खोजेगा और खुद अपनी तरफ से कुछ कागज डिले करेगा। जैसे इस सरकार ने किसी कागज में कोई डिले ना हो, इसका उन्होंने प्रबंध किया हुआ है। एक बात। दूसरा, अगर किसी कागज में कोई डिले होता है तो उसकी उन्होंने जिम्मेदारी फिक्स कर रखी है कि आखिर क्यों है, आपको कारण बताना होगा। फाइल ना रोके 24 घंटे से ज्यादा उद्योग के निवेश वाली। तो कुल मिलाकर के सरकार सख्ती कर सकती है, तो सरकार वो सख्ती कर रही है। लेकिन कई बार उद्योगपति जमीन का लाभ लेने के लिए, अनुदान का लाभ लेने के लिए एमओयू साइन कर देंगे, लेकिन जानबूझ करके वो थोड़ा सा अपनी प्रोसेस को स्लो करते हैं ताकि उस पैसे का वो कहीं इधर उधर उपयोग कर सके। इसमें जो कहीं ना कहीं थोड़ी होशियारी होती है, तंत्र में कुछ लोग उनको ढिलाई दे देते हैं और वो निवेशक इसमें करते हैं। इसमें सरकार की भी, सरकार का उतना दोष नहीं रहता। आरंभ की जितनी भी आधारभूत वो इस सरकार को जुटाने का कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो दो बातों की तरफ जिसका मेरा बहुत अच्छा मुझे लगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, एक तो उन्होंने धार में जो पीएम मित्र पार्क जो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं रुई को लेकर के, कपास को लेकर के, कपड़े के आधुनिक उत्पादन का बना रहे हैं। आज से 250 साल पहले जो मालवा क्षेत्र अहिल्याबाई ने शुरू किया था महेश्वर साड़ी का, हमारी रुई जाती थी, जो मलमल भले ढाका की मशहूर होती थी, लेकिन रुई मालवा से जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के कपास को आधुनिक और व्यवहारिक और उसको करके जो उन्होंने काम शुरू किया है, एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है। दूसरा, उन्होंने चंदेरी की साड़ी का जो बढ़ावा दिया है वो भी बहुत अच्छा है। और अब हमारे यहाँ की शरबती और हमारे यहाँ का बासमती, ये भी अब एक ब्रांड बनने लगा है और ब्रांड अब उसमें मध्य प्रदेश का ही रहेगा। और तीसरा, तुअर दाल का। तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों पर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस बहुत अच्छा है। एक इसमें एक संतुलन की जरूर आवश्यकता मुझे कई बार लगती है कि कई बार एक दिशा में प्रगति करने से संपूर्ण प्रगति नहीं होती। जिस प्रकार एक प्रकृति का नियम है, अगर हम कुछ घंटे बहुत तेजी के साथ काम करते हैं तो हम कुछ घंटे हमको विश्राम भी करना चाहिए। सक्रियता और विश्राम दोनों जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये प्रकृति का संतुलन इसी से चल रही। तो जितना हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं दुनिया में, औद्योगिक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही कम से कम हमको जो स्वरोजगार और शिल्प की बात है, जो पहले कभी मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, तो कहीं ना कहीं नौजवानों को स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रोडक्ट और स्थानीय उत्पाद के आधार पर उनको रोजगार से जोड़ना होगा। क्योंकि आधुनिक मशीनें उतना रोजगार नहीं दे पाएंगी जितना कि हम अपेक्षा कर रहे हैं। यद्यपि आज का विषय पारुल जी नहीं है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। चीन में 100 ऐसी फैक्ट्रियां मोबाइल बनाने की डली हैं, 100 फैक्ट्रियां जो साल भर में 1 करोड़ मोबाइल बनाती हैं। उसमें एक भी इंसान काम नहीं करता, सारी की सारी मशीनें काम करती हैं। और वो मोबाइल सस्ता इसलिए पड़ता है कि उनको तनख्वाह नहीं देना पड़ती, उसमें बिजली की जरूरत नहीं है, उसमें पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए मोबाइल दुनिया में सस्ते पड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से एआई और रोबोट इंसान का रोजगार छीन रहे हैं, हम सबसे बड़े युवा देश हैं, तो इस प्रगति के साथ साथ ये सराहनीय प्रगति है, साथ साथ स्थानीय स्तर पर लोकल फॉर वोकल वाले पर भी थोड़ा हमको संतुलन बना के चलना होगा। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव की पिछले 2.5 सालों में, तो अब तक उनको कितना हम जमीन पर उतरता हुआ देख पाए हैं। और गुजरात इसलिए भी अलग है क्योंकि वो भी फास्ट डेवलपिंग
कामकाज वाले लोग हैं, अगर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप पर हम ध्यान दें तो वहां पर भी वो लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, लेकिन उसको और हम एमपी को कनेक्ट करके देख रहे हैं तो कितना हम अनुमान लगाएं कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो धरातल पर कितने सटीक साबित होंगे। GIS 2027 की बात की जा रही है जिसको लेकर ये पूरी चर्चा चल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको हम जमीन पर उतरता हुआ देखें तब तो बात है, और साथ ही साथ हम बहुत सारे बड़े बड़े सपनों के साथ हम अपनी लोकल चीजों को भी ज्यादा हाइप पर लेकर जाएं, रीच पर लेकर जाएं। गणेश सर, जब हम मध्य प्रदेश में आगे रोजगार की बात करते हैं तो क्या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात हम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का युवा है उसके लिए हम AI और टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो आगे आपको क्या लगता है इन सब चीजों के साथ हमारे जो राज्य के युवा हैं उनका रोजगार है वो फिट बैठता है, क्योंकि उतनी तैयारी हमारी है क्या? बहुत अच्छा जेन्युइन प्रश्न है, लेकिन जितना सब देखिए कि जो इंडस्ट्रियल MOU साइन हो रहे हैं वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। लगातार पिछले 5 सालों से 10 सालों से सरकार प्रयास कर रही है और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो कम से कम ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या कारण है कि इतनी सब सुविधाओं के बावजूद भी, कंफर्टेबल स्टेट होने के बावजूद भी हमारे धरातल पर क्यों नहीं उतर रहे। और आप देखें कि मध्य प्रदेश में, आप देखें कि आर्थिक विकास में तो मध्य प्रदेश टॉप के राज्यों में आता है, लेकिन अगर हम सामाजिक विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो हम नीचे से बॉटम पर हैं। तो ये जो मैसेज जाता है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक विकास बहुत कम है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का लेवल बहुत कम है, तो कहीं न कहीं बाहर के उद्योगपतियों के सामने एक नेगेटिव फील जाता है। और इसीलिए रमेश जी ने बहुत सही कहा कि लोग MOU तो साइन कर लेते हैं, लेकिन बहाना ढूंढते हैं, जमीन ले ली, बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को डिले करें। और जितना प्रोजेक्ट डिले होगा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पोटेंशियल किस में है। और हमारा पोटेंशियल, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल है। दूसरा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द कंट्री हैं, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट मध्य प्रदेश को अगर हम केवल वेयर हाउस का हब बना दें, तो यहाँ से साउथ में माल भेजना, नॉर्थ में माल भेजना, वेस्ट में भेजना, इसमें कम से कम लागत, तो बड़ी बड़ी कंपनियां केवल अपना वेयर हाउसिंग हब यहाँ बना दे, तब भी बहुत बदलाव आ जाएगा। और क्योंकि बहुत कंफर्टेबल वेयर हाउस में भी मैन पावर से लेकर आपको जो डेटा सिक्योर करना है, इन सब चीजों को लेकर भी आपको मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना भर ये सिर्फ एक कोशिश जरूर की जा सकती है जो आपने अच्छी सलाह दी है, लेकिन उससे उतने से काम नहीं होगा। तेजी लानी होगी, जो निवेश आ रहा है उसको जमीन पर उतारने के लिए अगर कहीं ढिलाई या कहीं लेट लतीफी दिख रही है तो उस पर काम करने की आवश्यकता है, और उसके लिए स्किल मैन पावर तैयार हो। कि हम पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज ला रहे हैं, हम मेडिकल डिवाइसेस पार्क ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास वो मैन पावर ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप रोजगार के दावे किससे कर रहे हैं, वादे किससे कर रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया, गणेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और अब नजर इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने पर है। हालांकि अहमदाबाद में जो निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, इसमें नई संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं, और हकीकत में जब ये बदलेंगे तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सामने आएंगे, और देखना होगा रोजगार और औद्योगिक विकास में कितना आगे हम जाएंगे। अहमदाबाद में जो ये मीटिंग हुई जिसमें निवेश प्रस्ताव मिले हैं, ये काफी बेहतर, इसको गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश से कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सस्ती बिजली, पानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हम एक लॉजिस्टिक हब के रूप में भी डेवलप होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने देश का सेंटर है। मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ इंडिया, तो इसका भी फायदा हमें मिल जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम फायदे की बात करते हैं तो हम रोजगार को भी अपने चीजों से जोड़ते हैं, क्योंकि जब युवा रोजगार होगा, लायबिलिटीज बढ़ेंगी, पैसा आएगा मार्केट में, सारी चीज, उसके बाद फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है राज्य की वो भी और भी दुरुस्त होगी। साथ ही साथ जब रोजगार की बात होती है तो उन रोजगार के लिए स्किल मैन पावर चाहिए। आपको एक वेल टेक्नीशियन, लेकिन वो आपके पास तैयार नहीं है तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी लेकिन अहम, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बहरहाल निवेश को लेकर ये कह सकते हैं आप कि हम निवेश को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो निवेश करने वाले लोग हैं उनकी पसंद भी मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।